हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आज इस सीरीज़ में जिसका नाम है फॉर द लव ऑफ बुक्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट राइटर को और उनकी इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स को और साथ ही में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को और टुगेदर। आप सब लोगों ने टर्म सुने होंगे, यूटोपिया, डिस्टोपिया, राइट। यूटोपिया इज़ अ वर्क विच इज़ रिटन बाय थॉमस मोर इन 1516 इन लैटिन एंड इट वाज ट्रांसलेटेड बाय राल्फ रॉबिन्सन इन 1551 इन इंग्लिश, राइट। वहाँ से ही पूरा यूटोपियन कॉन्सेप्ट आया, राइट, कि आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए, आइडियल लोग होने चाहिए। आपने पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में। प्लेटो, in his ideal republic he banished poet from his ideal republic. It's very famous work, right? क्यों किया है ये थ्योरीज आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हो और उसका बिगनिंग ही वहीं से होता है, राइट। आप बाद में देखोगे अरिस्टोटल उसको जो है उसके अगेंस्ट में बोलेंगे और ऐसे करके थ्योरी क्या होती है, क्रिटिसिज्म क्या होता है, जनरेट होता है, राइट। तो यूटोपियन कॉन्सेप्ट विच मीन्स अ सोसाइटी इन विच एवरीथिंग इज राइट, राइट, सब अच्छा है। जैसे वी कंसिडर फैमिली एज एन यूटोपियन स्पेस टिल मॉडर्न एज। अभी इवन फैमिलीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन यूटोपियन स्पेसेस। आप कई सारी स्टडीज आ गई हैं लिटरेचर के अंदर जहाँ पे आप ट्रॉमा स्टडीज पढ़ते हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में पढ़ते हो, पेरेंटल ट्रॉमा के बारे में पढ़ते हो, और ऐसे कई सारी थ्योरीज जो है आप जनरेट हो चुकी हैं। तो यूटोपियन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा बहुत आसानी से। कई सारी नॉवेल्स एग्जाम में पूछते हैं कि ये चार ऑप्शंस दे देते हैं आपको और पूछते हैं कौन सा यूटोपियन नॉवेल का एग्जाम्पल है। वैसे ही एक टर्म होता है जो उसके अगेंस्ट होता है, दैट इज डिस्टोपिया। डिस्टोपिया ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, राइट। राइटर्स आए, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फॉलीज दैट ह्यूमन कैरेक्टर हैव, और वो कई सारे साइंस फिक्शन है जहाँ पे वो टाइम के आगे बढ़ के फ्यूचर में जाके सोसाइटीज की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू क्रिटिसाइज द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। उनको हम डिस्टोपियन सोसाइटीज बोलते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर कई सारे डिस्टोपियन फिक्शन आपने पढ़े होंगे। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत फेमस है हक्सले का, राइट। कई सारे, और 1984 पढ़ा होगा आपने, एनिमल फॉर्म पढ़ा होगा, राइट। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, जॉर्ज ऑरवेल सेड, राइट। जॉर्ज ऑरवेल ऑल्सो रोट एन एस्से, वॉर माइनस शूटिंग। कितने लोगों ने इस एस्से को पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा होगा वॉर माइनस शूटिंग तो आपको पता चलेगा ही टॉक्स अबाउट हाउ इन मॉडर्न टाइम्स स्पोर्ट्स, जिसको हम समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ यूनाइटिंग टू नेशन, बट इट्स एक्चुअली हेल्पिंग इन वॉर। सो इट्स वॉर माइनस शूटिंग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है बाय जॉर्ज ऑरवेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के साथ आपको ये स्टोरी में मिलेगा। तो आज पूरा जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइटर के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन डिस्टोपियन फिक्शन। बहुत सारी नॉवेल्स इन्होंने लिखी हैं जो नए नए तरीके बताते हैं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन का डिके हो रहा है, कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इज बेसिकली कमिंग टू इट्स एंड, राइट। तो उनका नाम है जे बेलेट। आज ये कई कई बार नेट एग्जामिनेशन में, अब रिसेंटली इनको क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया है, तो CUET पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ही वाज बोर्न इन 1930, ही डाइड इन 2009। इट शोज इज अ पोस्ट मॉडर्न राइटर, राइट, इंग्लिश नॉवेलिस्ट। और इनके वर्क्स में आप देखोगे ऐसे ऐसे फिक्शन को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे आप ह्यूमन साइकी का टेक्नोलॉजी के साथ, सेक्सुअल इनोटेशन के साथ, मास मीडिया के साथ रिलेशन को ये डिस्कस करते हैं। तो ऐसा साइंस फिक्शन जब भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में H.G. वेल्स आते होंगे, H.G. वेल्स द इनविजिबल मैन, वेरी फेमस वर्क। द टाइम मशीन जो साइंस फिक्शन के लिए बेसिकली जो है वो पायनियर माने जाते हैं। वैसे ही इन्होंने एक नए तरीके की न्यू वेव को साइंस फिक्शन में इंट्रोड्यूस किया। कुछ और नॉवेल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, पर इनकी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जिसका नाम है एम्पायर ऑफ द सन, जहाँ पे एक ब्रिटिश बॉय है और उसके शंघाई में जहाँ जो है एक्सपीरियंसेस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एम्पायर ऑफ द सन के अंदर, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट नॉवेल है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसका सेटिंग है। लेकिन इनके कुछ और वर्क्स हैं जो पोस्ट अपोकैलिप्टिक डिस्टोपियन जॉनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखोगे वर्क्स में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रक्शन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो रहा है उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं, और एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से मेन थीम से पूछे जा रहे हैं, राइट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो नेट एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। एक इनका जो पहला ही नॉवेल है दैट इज द विंड फ्रॉम नोवेयर। द विंड फ्रॉम नोवेयर, अ वर्क व्हिच वाज रिटन इन 1961। इट्स अ डेब्यू नॉवेल रिटन बाय हिम, और ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात करते हैं, राइट। अगर आप पढ़ेंगे, इको क्रिटिसिज्म एक तरीके की नई ब्रांच हमने मॉडर्न लिटरेचर में शुरू की है, राइट। इको फेमिनिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच जो कहता है कि फेमिनिज्म जो वुमेन है और जो नेचर है दोनों का डिस्ट्रॉयर कौन है, मेन है, राइट। तो उन्होंने दोनों को अगर खत्म करना है तो क्या किया जाए, पेट्रियार्की को रिमूव
रिमूव किया जाए. दैट इज व्हाट द थिंग्स दैट इको फेमिनिस्ट राइटर्स टॉक्ड अबाउट. बट द विन फ्रॉम नोवेयर इज अ वर्क जो नेचुरल डिजास्टर्स जो सोसाइटी में हो रहे हैं उन सिनेरियोज को डिस्कस करता है और बताता है कि कैसे सिविलाइजेशन इज बेसिकली रिड्यूस्ड टू रून्स बाई वर्ल्ड वाइड ह्यूरिकेन फोर्स विंड्स. तो ह्यूरिकेन फोर्स विंड से कैसे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमन डिजास्टर कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको इन्होंने अपने इस नॉवेल द विंड फ्रॉम नोवेयर के थ्रू एक्सप्लोर किया है. इन्होंने बताया कि कैसे एक्सप्लोर्स द वे इन विच डिजास्टर एंड ट्रेजेडी कैन बाउंड पीपल टुगेदर. दिस इज अ वेरी डिफरेंट आस्पेक्ट. आप जब भी डिजास्टर को सोचते हो, ट्रेजेडी को सोचते हो, तो आप सोचते हो समथिंग विच विल जो यूनिटी तो कहीं से नहीं ला सकती है, लेकिन ये बात करते हैं कि कैसे ये जो चीजें हैं जो नॉर्मल एक्सपीरियंस कभी आप ऐसे नहीं पाओगे जहां पे ट्रेजेडी और ये जो डिजास्टर्स हैं इसकी वजह से क्या हो, यूनिटेशन जो है वो बढ़ता है. तो ये द विंड फ्रॉम नोवेयर, यहाँ पे इन्होंने क्या बात की, आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि द विंड फ्रॉम नोवेयर में इन्होंने सोसाइटी सिविलाइजेशन को रिड्यूस करते हुए रूल पे पहुंचते हुए दिखाया है थ्रू वर्ल्ड वाइड ह्यूरिकेन फोर्स विंड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद द ड्राउंड वर्ल्ड, राइट, ऐसी नॉवेल जहां पे इन्होंने फ्यूचर डिपिक्ट किया है कि ग्लोबल वार्मिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन टुडेज टाइम, और ग्लोबल वार्मिंग की कॉज की वजह से सोलर रेडिएशंस होते हैं जो अर्थ के सरफेस को क्या कर देते हैं, अनइनहेबिटेबल कर देते हैं, राइट. तो पहला वर्क हमने पढ़ा जहां पे ह्यूरिकेन फोर्स विंड्स की वजह से इश्यूज थे सोसाइटी के अंदर. ड्राउंड वर्ल्ड पढ़ा जहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इश्यूज थे. वैसे ही बर्निंग वर्ल्ड का इन्होंने रीटाइटल भी दिया था द ड्राउट से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कार्सिटी होगा, वाटर की स्कार्सिटी होगी. बट अगेन द बर्निंग वर्ल्ड, और आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि बर्निंग वर्ल्ड अगर वो टाइटल दे देंगे तो आप कहीं ना कहीं सोचने लगोगे कि क्या ये फोर्स विंड से रिलेटेड तो नहीं है. पर यहाँ पे बर्निंग वर्ल्ड में उन्होंने दिखाया है कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, वाटर स्कैर्सिटी है, राइट. एक एक्सटेंसिव ड्राउट आता है, जो रिवर्स होती हैं वो खत्म हो जाती है, अर्थ डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लोग हैं, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, दे वर बेसिकली हेडिंग टुवर्ड्स द ओशियंस इन सर्च ऑफ वाटर. तो अगेन एक डिस्टोपियन सोसाइटी जहां पे वाटर की स्कैर्सिटी जो है वो हो गई है, वो उन्होंने द बर्निंग वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया है. वैसे ही इनका एक नॉवेल है द क्रिस्टल वर्ल्ड. यहाँ से नेट एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एक इसमें करेक्टर है बेसिकली एक फिजिशियन है हु इज बेसिकली ट्राइंग टू मेक हिज वे डीप इनटू जंगल टू सिक्लूटेड लेप्रोसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी, राइट. एक लेप्रोसी जो होता है आप सब जानते होंगे, उसको ठीक करने के लिए, उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटी ढूंढने के लिए वो जंगल में, फॉरेस्ट में जाता है, और वाइल ट्राइंग टू मेक इट टू हिज डेस्टिनेशन हिज पाथ बेसिकली लीड्स हिम टू ट्राई टू कम टू टर्म्स विथ एन फिनोमिना दैट क्रिस्टलाइजेस एवरीथिंग इट टचेस, राइट. तो जंगल के अंदर जाता है, एक फिनोमिना को उसको देखना पड़ता है जहाँ पे वो जो भी होता है सब बर्फ में कन्वर्ट होता चला जाता है, राइट, क्रिस्टलाइज होता चला जाता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है जहाँ से भी एग्जाम के अंदर, नेट एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट. इनका एक नॉवेल है क्रैश. आपने सुना होगा कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स कार में उनकी डेथ हो गई, राइट, कार क्रैश से उनकी डेथ हो गई. तो ये फैंटिसाइज कर रहा है उसको पूरे तरीके से लेबर फैंटिसिज्म आपने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि कैसे लेबर जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है उस चीज में. वैसे ही क्रैश में ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कार क्रैश सेक्सुअल फैंटिसिज्म को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट. कार क्या हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, और उससे क्या हो रहे हैं, ऑर्गेज्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं. तो कार क्रैश जो हो रहा है, स्टेज और पार्टिसिपेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से लोग क्या हो रहे हैं, सेक्सुअली अराउज हो रहे हैं विद कार क्रैश. तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जहां पे एक अलग न्यू थीम आपको देखने को मिल रही है. कार क्रैश हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, जो प्रोटेगनिस्ट है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली अराउज हो जा रहा है, राइट. इनके अभी आप वर्क्स पढ़ोगे, प्लेन पे भी लिखा है, जब ही वाज टायर्ड ऑफ कार क्रैश खत्म कर दिया तो इन्होंने एक वर्क लिखा द अनलिमिटेड ड्रीम कंपनी, जहां पे उन्होंने एरोप्लेन क्रैश के बारे में बात की है, राइट. तो सिर्फ ये 4 वर्क्स ही नहीं जो आपने डिस्कस किए. पहला वर्क जहां पे उन्होंने ह्यूरिकेन फोर्स विंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया. दूसरा वर्क जहां पे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज से सोसाइटी में क्या होगा उसके बारे में उन्होंने रिप्रेजेंट किया. बर्निंग वर्ल्ड में उन्होंने वाटर स्कैर्सिटी जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमको देखने को मिलती है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. द क्रिस्टल वर्ल्ड में उन्होंने ऐसी फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया जो हर चीज क्या करती थी, क्रिस्टलाइज कर देती थी व्हेनेवर एवरीथिंग इट टचेस. उसके अलावा क्रैश के बारे में बात की जहां पे कार क्रैश सेक्सुअल फेटिशिज्म के बारे में बात की, और साथ इनके और भी बहुत वर्क्स हैं, कंक्रीट आइलैंड, हाई राइज, अनलिमिटेड ड्रीम कंपनी, द काइंडनेस ऑफ वुमेन, एंड देयर आर सो मेनी वर्क्स जहां पे उन्होंने ऐसी डिस्टोपियन सोसाइटीज को रिप्रेजेंट किया. जे बेलेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम हिम एज वेल, राइट. तो इस राइटर के बारे में थोड़ा सा और पढ़िएगा. आगे बढ़ते हैं.
इनके अलावा हम आज एक पोइट्री पढ़ेंगे जिसका नाम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, राइट। बाइजेंटियम पोएम्स जिसको बोलते हैं कंपेनियन, पहले सेलिंग टू बाइजेंटियम आई, फिर बाइजेंटियम, दोनों ही टावर कलेक्शन जो था डब्ल्यू बी ईट्स का बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। वहाँ से जो है क्वेश्चंस लगातार आते हैं। जैसे लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था डब्ल्यू बी ईट्स की 4 पोइट्रीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो आपने सेकेंड कमिंग पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, राइट। और उसके अलावा द सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है। बाइजेंटियम आप जानते होंगे, राइट, कॉन्स्टेंटिनिपल जिसको बोलते हैं। 1453 में कॉन्स्टेंटिनिपल का फॉल हुआ था जब तुर्किश ने अटैक कर दिया था, राइट। और उसके बाद से ही रेनेसा का बिगनिंग हुआ था। तो ये जो वर्क है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये पोएम जो है ये बेसिकली द टावर कलेक्शन के अंदर इनकी पब्लिश हुई थी। और ये एक एग्जाम्पल है ओटावा रीमा का, राइट। 4 स्टैंजाज हैं ओटावा रीमा के। ओटावा रीमा आपको पता होगा एक स्टैंजा फॉर्म है जहाँ पे 8 लाइन्स के स्टैंजा होते हैं इन इयाम्बिक पेंटामीटर, राइट। ये फॉर्म थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। बहुत से पोएम्स आपने पढ़ी होंगी जो ओटावा रीमा के एग्जाम्पल्स, राइट। अगर आपको पता है तो एक दो एग्जाम्पल्स को आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट जो है स्टैंजा फॉर्म है, राइट। तो इस पोएम में इन्होंने क्या बताया, एक ये जो जर्नी है टुवर्ड्स बेटर टुवर्ड्स बाइजेंटियम इज अ मेटाफर फॉर अ स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आपको पता होगा जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस माना जाता है जेरूसलम, राइट। तो वही डिफरेंट डिफरेंट नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो जर्नी जो राइटर जो नरेटर लेता है इस पोएम में, इट्स बेसिकली सिंबल ऑफ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ पर्सन, राइट। काफी फेमस पोएम है। क्यों? एक पोएम, इसका ओपनिंग लाइन है जिसको कई बार कई जगह पे कोट किया जाता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट। दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। कई मूवीज भी हैं, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस मूवी। There is also a novel which is written with the same title called No Country for Old Men. Title कहाँ से लिया गया? Sailing to Byzantium से लिया गया। कौन राइटर? मैकार्थी is a very famous writer, कॉर्मेट मैकार्थी। और उनका जो टाइटल है उनकी नॉवेल का No Country for Old Men का, वो इसी पोएम की ओपनिंग लाइन से आता है, राइट। That is no country for old men, the young in one another's arms, birds in the trees, those dying generations, right? Dying generations again is talking about modern age। हमने पढ़ा है 1920s को क्या बोलते हैं, और जिसको हम लोग 1920s को नाम दिया था लॉस्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि पीपल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल वर वुंडेड फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। कई सारे राइटर्स हमने पढ़े हैं जो खुद सुसाइड कर लेते हैं, राइट। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इट, राइट। आपने पढ़ा है ओल्ड मैन एंड द सी। 1952 में इस वर्क को लिखा गया था, 1953 में इस वर्क को पुलित्जर प्राइज मिला था और 1954 में नोबेल प्राइज मिला था। इस वर्क को अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था, राइट, गन से खुद को मार लिया था। तो बहुत से राइटर्स आपको मॉडर्न एज में मिलेंगे जो बिकॉज ऑफ द टर्मोइल दैट दे फेस्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे कमिटेड सुसाइड। तो इस पूरी जनरेशन को उन्होंने डाइंग जनरेशन के नाम से रिप्रेजेंट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, और इसी की एक कंपेनियन पोएम भी है जिसको बाइजेंटियम नाम से जाना जाता है, राइट। तो बाइजेंटियम एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम ये दोनों साथ में कंपेनियन पोएम्स हैं, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको आप लोग पढ़िएगा। फिर हम एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में जिसका नाम है मालाप्रोपिज्म, राइट। कई सारे टर्म्स ऐसे ही सिमिलर साउंडिंग टर्म्स आपको मिलेंगे, राइट। तो मालाप्रोपिज्म क्या है? दिस इज अ टर्म विच इज क्वाइंड बाय शेरिडन। शेरिडन का नाम सुना होगा, प्ले राइट हैं ऑफ 18th सेंचुरी, वेरी फेमस राइटर। ही रोट अ वर्क द राइवल्स, राइट। द राइवल्स इज अ वर्क दैट ही रोट इन 1775 जहाँ पे एक करेक्टर है, राइट, मिसेस मालाप्रोप, और उन्हीं के नाम से ये टर्म मालाप्रोपिज्म आया है, राइट। बहुत एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ये टर्म एक्चुअली शेक्सपियर ने भी एक डॉगमेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल सिमिलर है इससे, राइट। हम आगे आने वाले वीडियोस में उसको भी डिस्कस करेंगे। कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस हमको शेरिडन का जो राइवल्स प्ले है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन का, उससे ये इंस्पिरेशन लेता है। तो ये टर्म क्या है? बेसिकली आप क्या करते हो, मिसयूज करते हो या मिस प्रोनाउंस करते हो एक वर्ड को, एक फ्रेज को। क्यों? क्योंकि आप राइमिंग साउंड करना चाहते हो। कभी कभी इंटेंशनल होता है, कभी कभी अनइंटेंशनल भी ये होता है, राइट। जैसे हम एक टर्म को पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस, right? Poetic license is a term which is coined by Horace, right? Poetic license और poetic justice. Poetic justice is by rhymer. पोइटिक लाइसेंस क्या होता है कि राइटर्स को एक तरीके की लिबर्टी होती है कि आप नए टर्म्स को क्वाइन कर सकते हो, राइट। अब राइमिंग के लिए कुछ भी टर्म्स यूज कर लेते थे, या एक तरीके से फ्रीडम एक राइटर जो एंजॉय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं। तो मालाप्रोपिज्म में क्या होता है? बेसिकली आप एक टर्म को या एक वर्ड को, एक फ्रेज को क्या करते हो? सिमिलर साउंडिंग वर्ड से रिप्लेस कर देते हो, कभी कभी इंटेंशनली फॉर द सेक ऑफ राइम और कभी कभी अनइंटेंशनली फॉर
सटायर एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे आप कैरेक्टर देखोगे मिसेस मैलाप्रोप का इस वर्क में, जहाँ पे वो डेलिबरेटली यूज करती हैं फ्रेजेस जैसे पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस, तो शी मीन्स पिनिकल ऑफ पोलाइटनेस, बट वो पिनिकल की जगह पे पाइन एप्पल ऑफ पोलाइटनेस का यूज करते हैं। जैसे शी सेड, यू नो, व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, शी सेड दैट दे आर डन इन लेबोरेटरी, बट इट्स एक्चुअली इंस्टेड ऑफ लेबोरेटरी शी इज यूजिंग अ टर्म कॉल्ड लेबोरेटरी, राइट। सो ये क्या है, आपने क्या किया, एक साउंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और राइम बढ़ाने के लिए या अपने पर्पस से आपने क्या किया, उसको कॉमिक इफेक्ट लाने के लिए चेंज कर दिया। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मैलाप्रॉपिज्म, जो 1775 में राइवल्स में सेरिडान ने क्वाइन किया था, राइट। ऐसे कई और भी इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जिनको हम आगे आने वाली जो है सीरीज में, इसी फॉर द लव ऑफ बुक सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको पूरे कोर्स के साथ ज्वाइन करना है, पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।